भोपाल की विधानसभा में लगा करके रहेंगे और बिना नीले झंडे के भोपाल की विधानसभा का दरवाजा इस बार 2023 में खुलने वाला नहीं है साथी। और इस सब के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। आप सब एक नहीं होंगे, मेरे दलित भाई आदिवासी भाई एक नहीं होंगे तो आप समझ लीजिए हजारों साल से आप लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे और इस गुलामी के जीवन को खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये संविधान दिया और इसी संविधान की वजह से हमारी हजारों साल की गुलामी की जंजीरें खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई, इन्हीं किताबों की वजह से साथियों। लेकिन आज ये संविधान हमारा खतरे में है। आज ये संविधान पे बुरी नजर लग गई है और ये लोग चाहते हैं कि हमारा संविधान बदला जाए, खत्म किया जाए। तो लेकिन मैं उन ताकतों से बोलना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अगर आप मेरे संविधान की तरफ बुरी नजर रखोगे, आप हमारे संविधान में कोई छेड़छाड़ करोगे तो इस देश के अंदर नीली क्रांति का आगाज होगा। और उससे पहले 2023 में विधानसभा में मध्य प्रदेश में बहुजनों का भी आगाज हो जाएगा, बहुजनों का आगाज होगा। और आप सबको पता क्योंकि पानी शुरू हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बात जल्द से जल्द खत्म करूंगा। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में कितना अत्याचार होता है। आप सबको पता है कि अभी एक आदिवासी को ट्रक में बांध के खींचा गया था और उसकी मौत हो गई, पूरे शरीर की खाल निकल गई। और वही नहीं, एक आदिवासी के पूरे परिवार को मार के दफन कर दिया गया था इसी प्रदेश के अंदर। और सिवनी के अंदर देखिए, सिवनी के अंदर नौजवान आदिवासी भाइयों को गौरक्षक वाले आकर के उनको घर से निकाल के पीट पीट के मार दिया उन्होंने। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये दलितों पर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर अत्याचार होता है, लेकिन अत्याचार क्यों होता है हम पे? क्योंकि हम कमजोर हैं और अत्याचार हमेशा कमजोरों के ऊपर होता है। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, बलि हमेशा शेरों की नहीं होती है। क्या शेरों की बलि होती है? कभी सुना आपने? बकरियों की होती है, बकरियां कमजोर होती है। और आज हमारे समाज पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, आदिवासी पर अत्याचार होता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से हम कमजोर। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये आपकी जो एक कमजोरी है, आप समझते हैं कि हम इस देश में सबसे कमजोर है, दीन दुखी है, गरीब है, बेरोजगार है। अगर आप कहते हैं किसी देश के अंदर आप सबसे ताकतवर बन जाए, जैसे आप पुराने समय में थे, इतिहास में थे, इतिहास के समय में आदिवासी देश का राजा था, उसने हार नहीं मानी। हार ना मानने की वजह से वो जंगल में चले गए, लेकिन हार नहीं मानी। और आज आपको वो ताकत दोबारा लेकर के आनी है। और वो ताकत कहां आनी है? विधानसभा के अंदर जब आप अपने विधायक जिता करके भेजोगे, वो ताकत दोबारा आपके हाथों में आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, शंकर सारनाथ शाह जी की जयंती पर बड़े बड़े आयोजन करेगी, बड़े बड़े आयोजन करेगी, पैसा बांटेगी, दारू मुर्गा बांटेगी, बड़ी भीड़ लाकर इकट्ठा करके आपको समझाने का काम करेगी। लेकिन अगर आप उससे बोलिए कि अगर आप आदिवासियों के और दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो पूरे देश के अंदर आपने वजीफा बंद कर दिया है, स्कॉलरशिप बंद कर दी है, आप उसको स्कॉलरशिप शुरू कर दीजिए ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, वो पढ़ाई शुरू हो जाए, तो स्कॉलरशिप नहीं शुरू कर रहे। और तो और मध्य प्रदेश की सरकार ने 1,20,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की ठानी है। और ये स्कूल कहां पे है? ये स्कूल सुदूर गांव के अंदर, आदिवासी गांव के अंदर रहते हैं। उन स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है ताकि आप पढ़ न सकें। आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो अधिकार की बात करेंगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके दहाड़ने का काम करेंगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि आप शिक्षित हो जाइए, आप शिक्षित हो जाइए, वो नहीं चाहते। अगर आप उनसे कोई भी बात मानेंगे तो आपकी बात का समर्थन करेंगे। अगर मेरे आदिवासी बहनें
आदिवासी भाई, मेरे दलित भाई, पिछड़े भाई, कि अगर आप लोग उनसे बोलिए कि आपकी सरकार तो बहुत लंबे समय तक प्रदेश में रही, उससे पहले कांग्रेस भी रही, लेकिन आप लोगों ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा काम किया? तो मेरी समझ से उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि आप शिक्षा हमको दे दीजिए, तो आपको शिक्षा नहीं देंगे। अगर आप उनसे शिक्षा मांगोगे तो शिक्षा आपको नहीं देंगे। अगर आप उनसे दारू बोतल मांगोगे, मुर्गा मांगोगे, बकरा मांगोगे, 500 रुपया मांगोगे, तो आपको दे देंगे, लेकिन शिक्षा आपको नहीं देंगे साथियों। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, और हम सबको पता है कि बाबा साहब ने उपदेश दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 उपदेश बाबा साहब ने दिए। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि अगर आपके घर में 2 रोटी है मेरे बच्चों, तो 1 रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहा देगा साहब। ये बात बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो। कहा कि बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है। जब तक तुम संघर्ष करते रहो, तब तक में बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदम ना चूम ले, तब तक आपके मेरे बच्चों संघर्ष करना पड़ेगा। और तीसरी बात बाबा साहब ने कही, संगठित रहो। कहा जिस दिन मेरे बच्चों, ये बहुजन समाज के लोग, ये दलित, ये आदिवासी, ये पिछड़ा एक हो जाएगा, उसी दिन इस देश का राजा बन जाएगा। ये बात मैं कह के जा रहा हूं। और इसीलिए हम सभी लोग माया बहन जी के, मानव साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके साथ मिलकर के, और हमने तय कर लिया है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को जगा करके रहेंगे और 2023 में अपने संविधान को बचा करके भी रहेंगे सर। और जो ये लोग सोचते हैं कि आप हमारे संविधान को बदल दोगे तो हम आपकी सरकार बदल देंगे, या आप गलत फहमी में मत रहिए साथियों। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं, इससे पहले भी संविधान पे हमला हुआ। इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसी रैली में, अमरोहा की रैली में बोला था कि हम सरकार में आएंगे तो संविधान की समीक्षा करेंगे। आखिर इस संविधान से इनको डर क्यों लगता है? समझने वाली बात यह है कि अगर इस किताब के अंदर ऐसा क्या लिखा है, जब इनको डर लगता है, इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी ये संविधान की समीक्षा की बात करते हैं। और तब माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी होश में आओ। संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, ये नारा माननीय श्री कांशीराम साहब ने दिया। और मैंने आपसे कहा कि अगर ये संविधान, इस किताब से इनको डर क्यों लगता है? आपको पता है, हजारों साल की गुलामी के बेड़ियों को अगर किसी ने तोड़ा है तो बाबा साहब के संविधान ने तोड़ा है। अगर आज इस पंडाल के अंदर मेरा दलित, मेरा आदिवासी, मेरे पिछड़े भाई बहन मान सम्मान के साथ में बैठे हुए हैं, तो यह अधिकार इसी संविधान ने दिया। अगर इस देश के अंदर मेरे दलित, मेरे आदिवासी भाई, मेरे पिछड़े भाई पढ़ लिख करके अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो ये किताब की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। इसी संविधान में लिखा, मान सम्मान से रहना, आजादी के साथ में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये सब इसी किताब के अंदर लिखा। और इसीलिए इन लोगों को ये किताब से डर लगता है, इसी किताब से इनको डर लगता है। और ये हमेशा ये सपना लेकर सोते हैं कि कौन सा दिन आएगा जब बाबा साहब के संविधान को हम बदल देंगे, सर, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान को बदल देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये सपना आपका कभी पूरा होने वाला नहीं है, नहीं पूरा होगा ये सपना। हम बाबा साहब के संविधान को और भी ताकत के साथ में 2023 में और 2024 में इस देश में लागू करके रहेंगे। अगर ये आप जानते हैं कि अभी पंचायत के चुनाव हुए मध्य प्रदेश के अंदर, ओबीसी के भाइयों ने कहा 27% रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए।
उनकी मांग नाजायज थी। 27% का रिजर्वेशन उनकी मांग जायज थी, लेकिन सरकार ने टाल मटोल कर दिया। और यहां तक कि सरकार ने कोर्ट में हलफनामा भी दिया कि ओबीसी की संख्या, जो ओबीसी की जनसंख्या है, करीब करीब 60% के हिसाब के आसपास मध्य प्रदेश में है। 60% के आसपास मध्य प्रदेश में ओबीसी भाइयों की संख्या है। लेकिन 60% तो छोड़ दीजिए, उनको 27% रिजर्वेशन भी ये सरकारें देना नहीं चाहती। लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी ताकत में मध्य प्रदेश में आएगी, उसी दिन बाबा साहब के संविधान के अनुरूप आर्टिकल 340 के अनुरूप ओबीसी के लोगों की संख्या की गिनती की जाएगी और ओबीसी के लोगों की संख्या के अनुरूप उनके पिछड़ेपन के शिक्षा में, आर्थिक में और सामाजिक में उनका पिछड़ापन का जांच की जाएगी। और उस जांच के बाद अगर ओबीसी के भाइयों को 27 तो छोड़ दो, अगर 60% रिजर्वेशन देना पड़ा तो बहुजन समाज पार्टी देने का काम करेगी। और तो और ये ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में। माननीय साहब ने कहा था कि हमेशा मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो। और बहुजन समाज पार्टी को आप सबके सहयोग से हमें 2023 में इतना ताकतवर मध्य प्रदेश में बना देना है कि हम माननीय साहब के बहन जी के सपनों को मध्य प्रदेश में पूरा कर दे सकते हैं। और पिछड़ों का हक उनको मिलना चाहिए और यहाँ पे आदिवासियों का जो हक है वो मिलना चाहिए। हम इस प्रदेश के अंदर ऐसी तमाम योजनाएं लेकर के आएंगे जिन योजनाओं को उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने लागू किया था। जिसे महत्वाकांक्षी योजना थी माननीय बहन जी की कि माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना। उस योजना के तहत हम मध्य प्रदेश में 5 लाख मकान बनाएंगे शहरों के अंदर और गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, सब समाज के गरीबों को फ्री में देने का भी काम करेंगे। फ्री में देने का काम करेंगे जिनके पास कोई घर नहीं है। और इसके बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी की तमाम योजनाएं कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सारी यूनिवर्सिटी माननीय बहन ने खोली, कितने सारे कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हजारों की संख्या में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल खोले। और यहाँ तक की छोड़ दीजिए कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में खोलने का भी काम किया। और आप सब जानते भी, तमाम मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो नोएडा गए होंगे। कितने नोएडा गए हैं? नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखी नहीं देखी? नहीं देखी। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी लखनऊ में माननीय बहन ने खोल रखी? आप सभी लोग लगभग जानते हैं। और ये काम अगर हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। उत्तर प्रदेश में ही बाबा साहब का विश्व का सबसे बड़ा पार्क बनाया गया तो उत्तर प्रदेश के गोमती नगर में अंबेडकर पार्क बनाया गया। बनाया कि नहीं बनाया बताइए मुझे। और उसी पार्क के अंदर माननीय बहन जी ने हमारे सभी महापुरुषों को उचित सम्मान दिया है, जगह भी दी। और वहां आदमकद की प्रतिमा बिरसा मुंडा जी की है, वहां पर छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा, वहां महात्मा फूले की प्रतिमा है। ऐसे हमारे तमाम संत महापुरुषों की प्रतिमाएं अंबेडकर पार्क में लगी हुई है। लेकिन वो पार्क हमारे दिल में, हमारे शरीर में, जब भी मैं उस पार्क को देखता हूं, जब भी उस पार्क से के पास से गुजरता हूं तो मेरा खून और भी उबाल मारता है कि ऐसा पार्क मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए और ऐसा पार्क महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। आप सबको पता है कि बाबा साहब की जन्मस्थली क्या है? बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में भी है कि नहीं है? बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है, लेकिन बाबा साहब को इन सरकारों ने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। न कांग्रेस ने दिया और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबा साहब को सम्मान दिया। और मुझे एक बात याद आ गई, जब मैं पहली बार करीब 3-4 साल पहले मेरे सामने एक बात आई थी। यहाँ पर एक चौराहा स्थापित करा और उस चौराहे पर यहाँ के अधिकारियों ने बाबा साहब की मूर्ति को लगाने का सारा परमिशन दे दिया था, है कि नहीं? कौन सा चौराहा, क्या नाम बोल रहे हैं? ग्वालियर बाईपास।
ग्वालियर बाईपास पे बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन ना तो कांग्रेस ने और ना बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब को सम्मान दिया, और आज तक ग्वालियर के चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा लग नहीं पाई है। मैं उनको बताना चाहता हूं, बस 2023 तक इंतजार कर लीजिए। 2023 में ग्वालियर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा भी लगेगी और बिरसा मुंडा की भी लगेगी, कुंवर साहब रघुनाथ साहब जी की भी चौराहे पर लगाने का काम करेंगे। साथियों, हम सब लोग मिलकर के अपनी पार्टी की ताकत बनेंगे, तब जाकर के बात बनने वाली है। अगर हम सब लोग बिखर गए और हम सब लोग आज तो यहां पर पूरी भारी की संख्या में आ गए, और लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में अगर हम 500 रुपए में एक बोतल दारू में, एक मुर्गा, 1 किलो मुर्गा में, 1 किलो बकरा में अगर हमने अपने वोटों का सौदा कर लिया, तो हमारी गुलामी कभी खत्म नहीं होगी। ये कभी खत्म नहीं होगी। हमारी बेचारगी कभी खत्म नहीं होगी। ये हमारी बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। और आप सबको मालूम भी है, इसी शिवपुरी के अंदर 2 दलित बच्चों को 10 और 11 साल के बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। मारा गया कि नहीं मारा गया, बताइए। मारा गया। 2 बच्चों को पीट पीट के मार दिया गया, 10 और 11 साल के। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ पानी पी लिया था कहीं से। और यही तो छोड़ दीजिए, आपने अभी घटना देखी होगी राजस्थान के अंदर की। राजस्थान में भी 9 साल का इंद्र कुमार मेघवाल, 9 साल का बच्चा, जैसे 10 साल का बच्चा होता है, 11 साल का बच्चा होता है, 9 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा होता है, तो इन बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि हमारी कोई जात है कि नहीं। मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा? 8 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि मेरी कोई जात है, मैं इस जात का बच्चा, मैं छूत हूं, इसे वो भी नहीं मालूम होता। उसे लगता है कि जैसे सारे बच्चे हैं तो वैसे मैं भी बच्चा हूं। ऐसे ही इंद्र कुमार मेघवाल को प्यास लगी और उसने मटके से पानी निकाल करके पी लिया, और मटके से पानी निकालने के बाद वहां का जो टीचर था उससे गवारा नहीं हुआ, और उसने उस बच्चे को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, उसके नाक के, कान के नीचे की नस, आंख की नस, दिमाग की नसें फट गई। इतना उस बहराम टीचर ने उसको पीटा। और उसके बाद उस बच्चे का 1 महीने इलाज हुआ। उसके परिवार के लोग कहीं जोधपुर, कहीं जैसलमेर, कहीं जयपुर, कहीं अहमदाबाद तक बेचारे गए, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाए। लेकिन बात गौर करने की बात और भी है, 1 महीने इलाज हुआ और 1 महीने तक वहां कांग्रेस की सरकार बैठी है, और कांग्रेस की सरकार ने उस टीचर के ऊपर कोई FIR नहीं करी, कोई FIR नहीं करी। जब ये बात बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम हुई, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच करके जब उन लोगों ने उस मोर्चे को संभाला, तब जाकर के 16 तारीख को शाम को 4 बजे अगर FIR होती, 4 बजे FIR होती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे तमाम बहरूपी आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लाना है, BSP तो कब कमजोर है, या आपसे बोलने काम करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए 2 फुट का डंडा और उस पर लगा नीला झंडा अपने घर में तैयार रखिएगा। जो लोग कह दें कि 500 रुपया लो, 1000 रुपया लो, 1 बोतल दारू लो, 1 मुर्गा लो 1 किलो, और जो कह दे कि BSP कमजोर है और BSP बीजेपी को रोक नहीं पाएगी, हमें कांग्रेस को वोट कर देना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए 2 फुट का डंडा, मजबूत डंडा, और उस पर लगा नीला झंडा तैयार रखिएगा। जहां जरूरत पड़े तो झंडा फहरा दीजिएगा, और जहां जरूरत पड़े तो डंडा फहरा दीजिएगा। ये हमने बोला कि ये 2023 और 2024 हमारे लिए अहम होगा। ये 2023 और 2024 इस राजनीति के अंदर हमारे बाबा साहब के संविधान को बचाने का आगाज होगा। अगर हम सब लोग मिलकर के बाबा साहब के संविधान को 2024 तक बचा लिए, तो आने वाली जनरेशन हमारी इस देश के अंदर मान और सम्मान के साथ में जीने का भी काम करेगी, जीने के साथ काम करेगी। अगर कहीं गलती से मान लीजिए, कहीं गलती से मान लीजिए हम लोग बाबा साहब के संविधान को न बचा पाए, तो कभी आपने सोचा कि आपके बच्चों के साथ में क्या होगा?
कभी आपने सोचा इस बात को कि आज जो मान सम्मान मिल रहा है, आज जो आपके बच्चों को शिक्षा मिलती है, आज जो आपके बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो क्या उनको नौकरियां मिलेगी? क्या उनको शिक्षित करेंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए उस वक्त क्या होगा जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो बच्चा आपसे बोलेगा डैडी, डैडी बोलता डैडी बोलेगा, अगर पापा बोलता तो पापा बोलेगा पापा आपने कोई संघर्ष नहीं किया, मम्मी आपने कोई संघर्ष नहीं किया। क्योंकि बाबा साहब ने संघर्ष किया, महात्मा फुले ने संघर्ष किया, बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया। आप तो इस देश के अंदर पढ़ गए, लिख गए, आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो कलेक्टर बन गए, आप पुलिस अधीक्षक बन गए, आप वकील बन गए, आप बिजनेसमैन वाले बन गए, आप ठेकेदार बन गए, आप छोटा मोटा व्यापार के मालिक बन गए, लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर पिताजी या माताजी आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम हम इस देश में गुलाम नहीं बनते। आपका बच्चा आपसे पूछेगा, जब 15 साल का 20 साल का होगा तो आपसे पूछेगा कि आपने कोई संघर्ष नहीं किया, इसलिए हम गुलाम बना दिएगा। और उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपकी आंखों में सिर्फ आंसू होगा, आपकी आंखों में आंसू निकल पड़ेगा और आप उस आंसू को रोक भी नहीं पाओगे और उस आंसू को आप पोंछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हाथों से वक्त निकल चुका होगा। अब उस वक्त हमारे भी सामने आप भी पछता रहे होंगे अपनी करने के ऊपर कि काश मैंने आज इधर मेरे नेताओं की बात को मान लिया होता और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे और हाथे निशान को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा दिया होता तो मेरा बच्चा कम से कम गुलाम नहीं बनता, कम से गुलाम नहीं बनता वो। और मेरे अंदर भी आंखों में आंसू होगा कि हमने तो आपको बहुत समझाया, हमने तो आपको बहुत समझाया, लोगों से रिक्वेस्ट भी करी, मदद भी करी कि गलती ना करो, ये पार्टी, ये मंच ये ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे हमारे महापुरुषों का जीवन भर का संघर्ष और त्याग और बलिदान है। तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी। वो तो हम आपसे कह के जा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों में आंसू इसलिए होगा कि हमने अथक प्रयास करने के बाद भी हम आपको कन्विंस नहीं कर पाए, हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आपकी आंखों में आंसू किस बात का होगा? आपकी आंखों में बेचारगी का आंसू होगा। क्या हम क्या करें, अब तो कहीं के नहीं रह गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम बहरूपी अभी इलेक्शन के समय आ जाएंगे जो दूसरी पार्टियों से पैसा ले लेंगे और हमारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा था कि मैंने बहुजन समाज पार्टी रूपी एक बड़ा कुआं खोद दिया। क्या किया कि बहुजन समाज पार्टी रूपी एक बड़ा कुआं हमने खोद दिया है। अब आप लोगों को छोटे छोटे कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे कुएं खोदना शुरू कर दोगे तो बड़ा कुआं सूख जाएगा। इसलिए मैंने कहा जब तक आपके घर में नीला झंडा और हाथी निशान न पहुंचे तब तक मानना नहीं ये बाबा साहब वाले लोग हैं, ये माननीय कांशीराम साहब वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देश के हालात नाजुक हैं। ये देश आज चंद बिजनेसमैनों के हाथों में, चंद धंधा सेठों के हाथों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरेंडर कर दिया, उनको दे दिया है। अब उन्हें दलितों के लिए या उनको आदिवासियों के लिए या उनके पिछड़ों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए उनके मन में कोई विचार नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए प्रदेश की सरकार 1,20,000 स्कूल बंद करने जा रही है। मालूम है नहीं मालूम आप लोगों को? मालूम है 1,20,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं मामा जी से, आप तो बहुजन समाज के लोग हैं, आपने अपने क्या मैं धाकड़ जी से बात कर रहा हूं? मैंने कहा भाई हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी यहाँ के वो धाकड़ समाज से आते हैं, तो मेरी समस्या धाकड़ तो और भी धाकड़ हो गया होगा, बहुत धाकड़ हो गया होगा, बहुत मजबूत हो गया होगा। तो बोले नहीं साहब, कहाँ मजबूत हो पाए? मजबूत तो खाली मामा जी हुए, खाली मामा जी मजबूत हुए हैं। ना धाकड़ मजबूत हुआ, न कुशवाहा मजबूत हुआ, न बघेल मजबूत हुआ, तो मजबूत फिर कौन हुआ? मजबूत सिर्फ धन्ना सेठ हुआ। बड़े बड़े धंधा सेठ, बड़े बड़े व्यापारी मजबूत हो गए और उन लोगों ने हमारी खून पसीने कमाई को लूट लिया साथियों।
और हम कुछ नहीं कर पाए साथियों, हम कुछ नहीं कर पाए। आपको भी मालूम होना चाहिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में डाटा फ्री होता है। फ्री होता है कि नहीं फ्री होता है? 1.5 GB डेटा फ्री होता है, किसी के मोबाइल में 2 GB डाटा फ्री होता है। तो अगर आपके पास डाटा फ्री है तो मोबाइल में डालो और मोबाइल में चेक करो कि भारत की एनपीए कितनी है। एनपीए के माने नॉट परफॉर्मिंग एसेट, माने कि जो बैंकें हैं, जिन बैंकों के पास हमारा पैसा है, वो पैसा धन्ना सेठों के पास गया और धन्ना सेठों ने उसको वापस नहीं किया। तो आप जैसे डालेंगे एनपीए, कितना भारत के अंदर तुरंत लिख के आएगा 12 लाख करोड़, 11 से 12 लाख करोड़। कभी सोचा कि 11 से 12 लाख करोड़ रुपया कितना होता? किसी को आइडिया है? अरे 12 लाख करोड़ के माने हो गया कि 1-1 करोड़ रुपए के ढेर। यही बात है ना, 1-1 करोड़ रुपए के ढेर 12 लाख लगा दो। अब आप समझ लीजिए, 1-1 करोड़ रुपए के पैसों के नोटों के 500-500 के 2-2 हजार के नोट के ढेर लगा दो और कितने 12 लाख। माने कि अगर आप शिवपुरी में बैठे हैं तो इतना पैसा हो जाएगा, यहां से लेके भोपाल तक जाओगे तब भी ढेर खत्म नहीं होने वाला। इतना पैसा धन्ना सेठों को इन लोगों ने दे दिया। और तो और 3,55,000 करोड़ रुपए इनका टैक्स माफ कर दिया। माने हम और आप टैक्स देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं, आरटीओ टैक्स भी देते हैं, सारे टैक्स हम दे रहे हैं और पैसा जा रहा धन्ना सेठों के पास। 3,55,000 करोड़ रुपए कितना होता है? माने 1-1 करोड़ रुपए की 3,55,000 ढेर लगा दीजिए। इतना पैसा इन लोगों ने टैक्स माफ कर दिया, बड़े बड़े धन्ना सेठों का टैक्स माफ कर दिया। अगर इस पैसे को इकट्ठा कर लीजिए, मैं कहता हूं अगर 15 से 16 लाख करोड़ रुपए इस देश के अंदर इकट्ठा करके यहाँ की बेरोजगारी को खत्म कर दें, गरीबों को शिक्षा दे दें, यहाँ रोडें बना दें, अस्पताल बना दें, डिग्री कॉलेज बना दें, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दें, तो कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार इसी देश के अंदर परमानेंट मिल जाता है। 10 लाख परिवारों को, लोगों को कम से कम रोजगार, 10 से 15 लाख 20 लाख भी हो सकते हैं, इतने लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन इन सरकारों ने कभी भी हमारे और आपके लिए नहीं सोचा, कभी भी दलितों के लिए, कभी भी आदिवासियों के लिए, कभी पिछड़ों के बच्चों के लिए, कभी उनके अधिकार के लिए, कभी उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर के भी इन लोगों ने कभी भी हमारे लिए काम नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन बीएसपी पावर में आएगी मध्य प्रदेश के अंदर, उसी दिन हम बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू कर देंगे, पूरी तरह से लागू करेंगे। जो जो बातें इस किताब के अंदर लिखी है, वो सारी बातें हम बाबा साहब की लागू कर देंगे। और जब ये किताब की सारी बातें लागू हो जाएंगी तो किसी दलित के ऊपर, किसी आदिवासी के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारी बहु बेटियों की तरह भी आंख उठा करके भी देखिए। अगर इस किताब को हम लागू कर दें, और ये लोग इस किताब को पूरी तरह से लागू नहीं करते। आर्टिकल 15 इसी के अंदर है और आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है बाबा साहब ने कि जाति, धर्म और जन्म के स्थान में कोई भेदभाव नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा? आप लोगों ने पिक्चर भी देखी थी, आर्टिकल 15 के नाम से आई कि नहीं आई? आपने उसमें देखा भी होगा। माने इस किताब में बाबा साहब ने लिख दिया 26 जनवरी 1950 को ये किताब इस देश में लागू हो गई। इसी किताब में लिखा जात, धर्म और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते, ये संवैधानिक अधिकार है। अगर जो करता है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन क्या आज तक खत्म हुआ? क्या छुआछूत खत्म हुआ? क्या ऊंच नीच खत्म हुई? अमीरी गरीबी खत्म हुई? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 340 की भी बात कर रहा था। तो यहाँ पे कितने मेरे ओबीसी के भाई बैठे, कितने ओबीसी के लोग बैठे बताइए? यहाँ पे मंच पे ज्यादा पीछे का, इधर कितने ओबीसी के भाई बैठे सामने? जाकर कुशवाहा समाज से कितने लोग बैठे हुए? 10-20 लोग बैठे। जाकर समाज से कितने लोग बैठे हुए? अच्छा, आदिवासी समाज से कितने बैठे? आदिवासी समाज कितना बैठा है? आदिवासी समाज कितना बैठा?
शहरिया कितने समाज बैठे, शहरिया लोग कितने बैठे, अब माताएं बैठी और दलित समाज कितने बैठे, अहिरवार, जाटो या अब मैं उससे कहूंगा पीछे बैठे वाले मंच के बैठे नेताओं को, आपका चेहरा ये दलित अहिरवार देखेंगे उससे आपका काम नहीं चलेगा, ये बहुजन मूवमेंट उससे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अपने चेहरे लेकर नहीं आओगे, अपने नुमाइंदे यहां नहीं बिठाओगे तो बात नहीं बनने वाली। इस संविधान की जंग अब इनकी भी क्लास दे रहा, ये संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं है कि आदिवासियों के लिए है। ये संविधान या बाबा साहब, हम अगर ये बात कहें कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं या आदिवासियों के लिए हैं, तो बात गलत है। हम बाबा साहब को छोटा करता है। बाबा साहब ने बराबर अधिकार पिछड़ों के बच्चों को इसी आर्टिकल 340 के अंदर लिख करके दिया बाबा साहब, इसी किताब में लिखा है। अगर आर्टिकल 340 बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो पिछड़ों के बच्चे कभी शिक्षित नहीं होते, उनके बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बनते, उनके बच्चे कभी इंजीनियर नहीं बनते, उनके बच्चे कलेक्टर नहीं बनते, उनके बच्चे पुलिस अधिकारी नहीं बनते। इसी किताब में लिखा है। तब जाकर के 1990 के बाद मंडल कमीशन मानव श्री कांशीराम साहब ने लागू करवाने के बाद से इस देश के अंदर पिछड़े के बच्चे भी कलेक्टर और IAS IPS बनना शुरू हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये किताब सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, ये बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए नहीं है या आदिवासियों के लिए नहीं है। ये बाबा साहब जितने दलितों के लिए प्रिय है, जितने आदिवासियों के लिए प्रिय है, उतने ही ओबीसी के लोगों को भी प्रिय करना चाहिए। ओबीसी के लोगों को भी बाबा साहब में पूरा आस्था और विश्वास करना चाहिए साथी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठे मेरे मंच के नेता लोगों से मैं सख्त लहजे में बोलना चाहता हूँ कि अगली बार अगर आप चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको अपने अपने समाज में जाकर के पूरी तरह से बाबा साहब के संविधान के बचाने की अलग जगानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। तब जाकर ये मेरा मूवमेंट, ये बहुजनों का मूवमेंट इस देश में कामयाब हो सकता है, अन्यथा ये कामयाब नहीं हो सकता। आज यहाँ पर जितने भी मेरे दलित समाज के भाई, आदिवासी समाज के भाई बैठे हुए हैं, तो ये लोग इस मिशन, इस मूवमेंट के प्रहरी हैं, सिपाही हैं, और सिपाही हमेशा जंग लड़ता है। और इन सब ने ठान लिया है कि हम अपने मिशन, अपने पार्टी, अपने समाज की जंग को 2023 में लड़ेंगे और लड़ करके 2023 में जंग को फतेह करेंगे। साथी करेंगे नहीं करेंगे आप लोग बताइए। और इसलिए मेरे सामने एक बार लगाइए नारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। आवाज नहीं आई, मेरी माताएं बहनें बैठी, आवाज नहीं आई। बोलिए, मैं फिर बताऊं कि वोट हमारा तुम्हारा क्यों नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किस लिए नहीं चलेगा भाई? इसका एक मायने है कि क्यों मैंने ये बात कही, क्यों माननीय श्री कांशीराम साहब ने बात बोली। अब आप समझ लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि जो लोग मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, जो लोग तुम्हारे कदमों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ खाना नहीं चाहते हैं देखना भी, जो लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं, क्या वो लोग तुम्हारे वोट लेकर के, क्या वो लोग तुम्हारे वोट लेकर के विधानसभा में और संसद के अंदर तुम्हारे अधिकारों की जंग को लड़ने का काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। माने जो लोग तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे बच्चों के लिए भविष्य बनाएंगे। कितनी बहनें बताएं? बहनें बताइए कि जो लोग तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, क्या तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरियां देंगे? तो इसलिए मैंने कहा, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा। अभी आवाज नहीं आई। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। बाबा साहेब, बाबा साहेब, माननीय कांशीराम साहेब, महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज
जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। तो जिन्हें आप अभी सुन रहे थे वो थे बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम।